वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की बात करेंगे। जब एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बन गए तो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ फोर्सेस हैं जो उनको होल्ड रखते हैं, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कहते हैं। तो जो सबसे पहली नेचर की इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स है। ये एक मोमेंट्री फोर्स है जो कुछ देर के लिए एग्जिस्ट करती है। जिन स्पीशीज़ के बीच में एग्जिस्ट करती है, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी और एक स्पीशी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, जिसके नतीजे में वो अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले लेगी। तो कोवलेंट नेचर का बॉन्ड होगा, एक स्पीशी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यह ऑक्सीजन होगा, यह हैलोजन होगी। और दूसरी साइड पे कोई ऐसी स्पीशी होगी जो मेटल नहीं है, क्योंकि मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, उसने अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया है। ऐसी स्पीशी में कार्बन इन्वॉल्व होगा। अब कार्बन के साथ अगर आप बात करें इसकी हैलोजन किसी की, तो ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड है CF4। तो ये एक मॉलिक्यूल है जो पॉसिबल है, एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में। यहाँ पे कार्बन, ये जो हैलोजन्स हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है। हर कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, हर हैलोजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। हैलोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। और जो हमारी कार्बन है ये भी 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने हासिल कर ली। तो इसके बाद जब दूसरा हैलोजन, अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हैलोजन्स की, फ्लोरीन इज़ एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव। This shared electron pair will be slightly tilted towards the nucleus of fluorine, resulting in negative charge on fluorine and positive charge on carbon. तो ये है वो पोल्स की बात, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की बात। यहाँ पे जब आप कोई दूसरा इसके नज़दीक CF4 का मॉलिक्यूल लाएंगे तो जो पॉजिटिव कार्बन है वो उसकी क्लोरीन से, हैलोजन से पेयर अप हो जाएगी, और इसके नतीजे में जो है वो इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं कि ये वाली जो इंटरेक्शन है इसका नाम जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ये वाली फ्लोरीन में भी कार्बन पॉजिटिव होगा, ये भी कार्बन पार्शियल पॉजिटिव और हैलोजन पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। तो ये पार्शियल चार्जेस हैं, ये मोमेंट्री फोर्स है जो कुछ देर के लिए एग्जिस्ट करती है और ये होल्ड रखती है दो मॉलिक्यूल्स को आपस में थ्रू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाए, जब चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व हो जाए, जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की बात आ जाए, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी एक रोल है जो अपोजिट चार्जेस को होल्ड रखती है। यहाँ पे मोमेंट्री पोल्स क्रिएट होंगे। इस फोर्स को हम बाज़ाब्ता तौर पर, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। तो कंडीशन क्या है? कोवलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन ऑफ द स्पीशी ऑफ फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड। और यूजुअली इसमें ऑक्सीजन और हैलोजन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं पोल्स क्रिएट करने में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो इसी तरह से आप एक और मेटलॉइड से BCl, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, यहाँ भी हैलोजन इन्वॉल्व हो गया, यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। बोरॉन विल बिकम पार्शियल पॉजिटिव, हैलोजन विल बिकम पार्शियल नेगेटिव। सो व्हेन अनदर बोरॉन ट्राइक्लोराइड कम्स इनटू प्रॉक्सिमिटी, तो उसके नतीजे में फिर आपको इंटरेक्शंस मिलती हैं जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। मोमेंट्री फोर्स है, किसी टाइम पे भी एग्जिस्ट कर सकती है, किसी टाइम पे भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये एक इंटरेक्शन है। इलेक्ट्रो और स्टैटिक का लफ्ज़ इसलिए बोला क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व हो जाए तो वो फोर्स जो है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से होती है, चार्जेस की मौजूदगी की वजह से उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और यहाँ इस केस में इसका नाम हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रखेंगे। अब यहाँ पे अगर कोई कहे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक या कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड, अब ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं ये भी पोलर नेचर का मॉलिक्यूल है।
हैलोजन इज़ नेगेटिव, हाइड्रोजन इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब ये हैलोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ आएगा तो तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि इनके दरमियान डाइपोल इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करें। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी चांस है, इसलिए हम इसको इतना कंसीडर नहीं करते। और मैंने दूसरी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जब एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी इन्वॉल्व हो जाए तो फिर वो बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन, फिर जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये दोनों फोर्सेस ओवरलैप कर सकती हैं। जब भी आप हैलोजन्स की इन्वॉल्वमेंट करेंगे और हाइड्रोजन एक तरफ होगी तो ये पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है भी हो सकता है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है। इसलिए मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड से इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को नहीं समझाया, बल्कि एक डिफरेंट एग्जांपल को चुना। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। अब हम दूसरी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की बात करेंगे वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें भी बात की थी, एक तरफ हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी होगी। यूजुअली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के प्रेजेंस में, क्योंकि ये दोनों बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और बाकी हाइड्रोजन्स के साथ भी पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड की, जैसे कि बात की कि उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है मॉलिक्यूल्स में और हाइड्रोजन बॉन्ड भी। लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड से तो, और हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड है जैसे कि वाटर में, तो यहाँ पे तो नेसेसरीली जब दो स्पीशी इंटरेक्ट करेंगी जो बॉन्डिंग बनेगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा। उसकी वजह हाइड्रोजन का एक्सट्रीमली स्मॉल साइज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है और हाइड्रोजन का एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये पोल्स अपार्ट हो जाते हैं, और पोल्स अपार्ट जब हो जाते हैं तो फिर जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन कहते हैं वो स्ट्रॉन्गर है, उसका नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से फिर एक स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये HF बॉन्ड यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, और ये सिलसिला इस तरह से चलता चला जाएगा। फ्लोरीन becomes negative, hydrogen becomes positive, and this type of interaction here is called a hydrogen bond. So this is stronger than dipole dipole interaction, and there is cause क्या है, extremely जो चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा एक्सट्रीम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक्सट्रीम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से, उसकी वजह से ये जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्गर दैन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स में ये ऑक्सीजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से जब ये वाटर के दूसरे हाइड्रोजन के करीब आएगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन इज़ एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे अगेन जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम्स इनटू प्ले है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उसका नाम हम हाइड्रोजन बॉन्ड रखेंगे। तो कॉज वही है जो डाइपोल डाइपोल फोर्स की है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के डिफरेंस के ज़्यादा होने की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि इलेक्ट्रिक ये हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में भी जनरेट हम करवाते हैं ताकि वो सर्किट जो है इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन का वो चलता चला जाए। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है जो कुदरत जनरेट करती है, और उसके नतीजे में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो फर्दर स्ट्रेंथन हो जाती है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से मौसूम करते हैं। तो इसकी कंडीशंस क्या हैं, हाइड्रोजन एट वन एंड एंड एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एट अदर एंड। रिमेनिंग हैलोजेंस के साथ दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है अगर एक तरफ हाइड्रोजन है जैसे HBr है और यानी दूसरी HBr। तो ये वाली इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, ये वाली इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में ये इंटरेक्शन स्पेसिफिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। तीसरी किस्म की इंटरेक्शन जिसकी बात हम करते हैं वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये भी मोमेंट्री फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब यहाँ इस केस में हम देखें तो एक स्पीशी जिसमें पोल्स हैं ही नहीं उसमें पोल इंड्यूस
करवाएगी कोई ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है इन नेचर, यानी उसमें चार्ज कंडेंस्ड है, चार्ज इसके पोल्स हैं, नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड एट वन एंड and positive charge is embedded at the other end, similar to magnet. When such sort of a species comes into contact with a species जिसमें पोलराइजेशन वैसे नहीं है, वो न्यूट्रल इन नेचर है, इसकी अगर मिसाल हम देखें तो ये NH3 का मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन हैज़ अ लोन इलेक्ट्रॉन पेयर, या हाइड्रोजन है इसके साथ 3 लगी हुई, और यहाँ पे आप देखें ये टेट्राहेड्रल अरे है, यहाँ पे इसका भी एक लोब कंसीडर होगा, और ये 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं नाइट्रोजन के पास, फिर भी 3 बॉन्ड्स फॉर्म करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया। तो यहाँ पे ओरिजिनली तो ये ना इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ये इतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इस केस में। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह की कोई स्पीशी लाएंगे तो ये चार्ज सेपरेशन इंड्यूस कर देगी, जो ये इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन है ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन है रिलेटिव टू वन अनदर उसको ये नेगेटिव पोल्स इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन टेम्परेरी पोल्स आप इंड्यूस कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन विल बिकम पॉजिटिव एंड नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया विल बिकम इलेक्ट्रो नेगेटिव। यहाँ पे अब ये डाइपोल इंड्यूस हुए हैं, तो इस फोर्स को आप कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये भी एक मोमेंट्री जो है वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। अब यहाँ पे ये स्पीशी मैंने आपको बताया है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की स्पीशी कंपाउंड सब्सटेंस इसकी प्रॉक्सिमिटी में लाया जा सकता है। जैसे कि हमने बात की थी कि हमारा जिसमें चार्ज जो है वो इस तरह से एम्बेडेड हो कि उसके पोल्स फॉर्म हो, तो कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड है फॉर एग्जांपल, वो भी चार्ज इंड्यूस कर देगा। हाइड्रोजन हैलाइड HF बॉन्ड इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगेन यहाँ पे एक्सट्रीम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हैलोजन की इस पे पोल्स हैं, तो ये भी पोल्स इंड्यूस करने की सलाहियत रखता है किसी भी नेबरिंग स्पीशी में। तो बात यह है कि कोई ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होगी, जब प्रॉक्सिमिटी में लाई जाएगी किसी ऐसी स्पीशी पे जिस पे चार्ज सेपरेशन नहीं है, उसमें भी वक्ती तौर पर मोमेंट्री एक फोर्स इंड्यूस कर देगी, जिसको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। चौथी फोर्स जिसकी हमने बात करनी है वो वान डेर वाल इंटरेक्शंस हैं। कोई भी फोर्स इंटरेक्ट ना हो, कोई ना कोई फोर्स ज़रूर है जो सब्सटेंसेस को होल्ड किए हुए है। देयर इज़ ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ अ फोर्स विच इज़ होल्डिंग मैटर्स टुगेदर। तो यहाँ केमिस्ट्री में हम जिस मैटर की बात करते हैं वो क्योंकि सब्सटेंस की बात करते हैं, प्योर मैटर की बात करते हैं, या ऐसे मैटर की बात करते हैं जो प्योर इन नेचर है, यानी ऐसे मैटर की बात करते हैं जिसमें केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड है। तो यहाँ पे भी इनके सब्सटेंसेस के दरमियान में अगर और कोई मोमेंट्री फोर्स ना भी एग्जिस्ट करती हो, डाइपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एक फोर्स ज़रूर कोई ना कोई फोर्स ज़रूर है जो जिसको हम फिज़िक्स में ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कह देते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वगैरह। तो यहाँ केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको वान डेर वाल इंटरेक्शन का नाम दे देते हैं। एक अमूमी तौर पर एक नाम दे दिया कि अगर कोई और इंटरेक्शन नहीं भी अपेरेंट, तो कोई ना कोई इंटरेक्शन ज़रूर है जो सब्सटेंसेस को होल्ड रखती है या करीब लाती है। उसको कलेक्टिवली या कम्यूटेटिवली हम वान डेर वाल इंटरेक्शन के नाम दे देते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड है, यानी सॉल्ट या सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसके अलावा हमारे और इस तरह के इतने भी सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे इनमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग का इशू है। यानी कि कोई रास्ता नहीं मिलता चार्ज को कि वो
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं ये आयनिक बॉन्ड्स। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि जो चार्ज है वो कैंसिल आउट कर देता है एक दूसरे को। जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे +1 है -1 है, ये चार्ज का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है और ये अब एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। अब यहाँ इस केस में इससे आप करंट गुजार नहीं सकते, क्योंकि करंट गुजरने की कंडीशन यहाँ पूरी नहीं होती। इट्स एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी। तो यहाँ पे जब तक आप चार्ज सेपरेशन इंड्यूस ना कर सकें, और चार्ज सेपरेशन इंड्यूस करने के लिए आपने फिर क्या करना है कि इसको मोल्टन स्टेट में ले जाना है। जब मोल्टन स्टेट में ले जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग जो है वो वीकन होगी, और उसके नतीजे में करंट को रास्ता मिलेगा कि वो गुजर सके और चार्ज इंड्यूस कर सके, चार्ज सेपरेशन इंड्यूस कर सके। फिर जो है ये मोल्टन स्टेट में ये सोडियम के आयंस हैं, ये क्लोराइड के आयंस हैं, ये सोडियम के आयंस हैं, ये क्लोराइड के आयंस हैं। इस तरह से फिर जो करंट है उसको यहाँ से गुजरने का रास्ता मिल जाएगा, इन द सेंस के जो करंट का नेगेटिव पोर्शन है उसको ये सोडियम आयंस, और जो पॉजिटिव पोर्शन है उसको ये नेगेटिव आयंस इंटरेक्ट करेंगे, और एक पाथवे और पैसेज और एक नेचुरल फ्लो बनता चला जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन सॉलिड स्टेट में मुमकिन नहीं है। तो या इसको आप मोल्टन स्टेट में लेके जाएंगे, या इसको आप वाटर में डिज़ोल्व या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करवाएंगे, विच इज़ यूजुअली वाटर। तो वहाँ पे भी जो आयनिक कंपाउंड है या सॉल्ट लाइक करैक्टर रखने वाली स्पीशी है, जब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो फिर अगेन वो अपने आयंस में टूटेगी, वो डिज़ोल्व होगी, बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगी। तो फिर उस केस में अगेन आप उसमें से करंट पास करवा सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स में करंट पास करवाने के लिए ये कंडीशंस जो हैं ये ज़रूरी हैं। और इसी तरह से अगर कोई कोवलेंट नेचर का कंपाउंड है, जैसे कि हमारा ये कोई भी हाइड्रोकार्बन है, CH3 CH2 CH2 CH32 और CH3, तो 5 कार्बन्स पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज़ 3 4 5 C5 and H 5 7 9 and 12 H12। अब यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और यहाँ से भी आप करंट पास नहीं करवा सकते इसमें से। अगेन इसमें से आपने करंट पास कराना है तो इसको आपको आयोनाइज कराना पड़ेगा। आयोनाइज का मतलब ये है कि चार्ज सेपरेशन इंड्यूस करनी पड़ेगी, इसमें टेम्परेरी डाइपोल्स इंड्यूस करवाने पड़ेंगे, और उसके लिए वही कंडीशंस हैं जैसे हमने अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में बात की कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की स्पीशी इसकी प्रॉक्सिमिटी में लाएं, तो वो फिर इसमें चार्ज सेपरेशन अगर इंड्यूस कर दे तो फिर ये वायबल होंगी कि इनमें से करंट गुजर सके। तो जो स्ट्रिक्टली कोवलेंट बॉन्ड है उसमें भी जब तक आप उसकी कोवलेंसी को नहीं तोड़ेंगे उस टाइम तक उसमें से भी जो है वो करंट नहीं गुजरेगा। लेकिन जो हमारा मेटालिक बॉन्ड है मेटल्स के बीच में, इसमें करंट जो है वो गुजर सकता है, और ये करंट को गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। वजह सी और पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो कॉमन पूल का हिस्सा होते हैं मेटल्स के। जैसे कि आप इलेक्ट्रोप्लेट करें दो मेटल्स को, तो ये कॉपर है और ये जिंक है फॉर इंस्टेंस, तो अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती चली जाएंगी वैलेंस शेल से, और जो इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ करेंगी वो एक कॉमन पूल का हिस्सा होंगे, वो सबके इन सब आइंस के वैलेंस शेल का हिस्सा हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से एक सी और पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता चला जाएगा। और फिर जो मेटल्स हैं इसलिए इनमें आइंस की लेयरिंग है, केटाइंस की और उनके एनाइंस, केटाइंस की और इलेक्ट्रॉन्स की। तो फिर जो है वो करंट को इस तरह से एक रास्ता मिलता चला जाएगा, और ये ऑपोजिट चार्जेस की मौजूदगी में करंट जो है वो भी तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मजमूआ है करंट। तो जब जहाँ सी और पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और मल्टीपल लेयरिंग होगी ऑफ केटाइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर जो है करंट को एक रास्ता मिलता चला जाएगा, और वो ऑपोजिट चार्जेस की इंटरेक्शन में एक कंटिन्यूटी में सिस्टम में से फ्लो करता चला जाएगा। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसकी वजह हमने देख ली। नॉन मेटल्स में जो हमारे ये सॉल्ट्स हैं, इनको मोल्टन स्टेट में या सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करवा के, और जो कोवलेंट बॉन्ड है इनमें चार्ज सेपरेशन या पोलराइजेशन
इंड्यूस करवा कर इनको इस काबिल बना सकते हैं कि ये भी इलेक्ट्रिकली कंड्यूसिव हो जाएं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो जाएं। अब हम अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो ये इस तरह का होगा, यानी कि एक कंटेनर होगा यानी बैटरीज की, और उसमें हम इलेक्ट्रोड का मटेरियल लेंगे यानी मेटल्स यूजुअली, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो उनमें ये ख़ासियत है, एक तो उनमें से करंट गुजारा जा सकता है, यानी उनको बैटरी के सोर्स से आप अटैच करेंगे तो उनमें आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, उसके नतीजे में क्या होगा, आयोनाइजेशन होगी। तो एक स्पीशी जो है वो ऑक्सीडेशन के एंड पे होगी जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और एक स्पीशी जो है वो रिडक्शन के एंड पे होगी जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो दो मेटल्स इस तरह से लिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर जो इलेक्ट्रॉन लूज़र है वो हम यहाँ पे रखें जिंक, और इलेक्ट्रॉन गेनर वाली प्लेट जो है वो कॉपर रखें। तो पहले आप क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्टेट करेगा बैटरी की स्ट्रेंथ को, कि कौन कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन लूज़र है या आयोनाइज होने की सलाहियत रखता है, और कौन सी स्पीशी जो है वो इलेक्ट्रॉन को उनको फौरी तौर पर गेन करके डिपॉजिट होती चली जाएगी। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम डाइपोल इंटरेक्शंस वगैरह की बात करते हैं, मोमेंट्री फोर्सेस की जो चार्ज सेपरेशन इंड्यूस होता है 10 स्पीशीज़ में, तो वहाँ पे ये बात हम करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म, एक अगर बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे कि फ्लोरीन, और दूसरी बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की जैसे हाइड्रोजन, तो वहाँ फिर जो डाइपोल इंटरेक्शन है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि दैट नाउ बिकम स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो उसका एक बाकायदा तौर पर चार्ट है जो बताता है कि ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल कितना है स्पीशीज़ का, मेटल्स का, और रिडक्टिव पोटेंशियल कितना है। तो ये ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल और रिडक्टिव पोटेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बात होती है, ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल एंड रिडक्टिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे इस चार्ट को मतलब सामने रखने के बाद ये वाला हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो तरतीब देते हैं। एक अच्छा यहाँ पे हम लेंगे ऐसा जो ऑक्सीडेशन जहाँ पे और रिडक्शन पॉसिबल है इजीली, और एक कंटिन्यूटी में फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो लॉस और गेन के कॉन्टेक्स्ट में बनता चला जाएगा। अब बात यह है कि जिंक को हमने ऑक्सीडेशन के एंड पे रखा, तो यहाँ पे जिंक जो है वो अपने क्या करेगी, ऑक्सीडेशन है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिंक +2 में कन्वर्ट होता चला जाएगा विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कॉपर जो है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करके सॉलिड कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा प्लेट पे। और यहाँ पे ये डिस्पर्स होंगे, मेटल हैं तो मेटल को भी आप उसके सोल्यूशन में या उसकी सॉल्ट में डिस्पर्स करेंगे तो जो करंट का फ़्लो है वो स्ट्रीम लाइन हो जाएगा, और उस स्ट्रीम लाइन होने की वजह ये है कि चार्ज जो है वो बराबर करेगा जो सॉल्ट है इसका मेटल का, यानी जिंक सल्फेट अगर प्रेजेंट है तो इसमें जिंक +2 के आयंस हैं, SO4 -2 के आयन हैं। कॉपर सल्फेट है अगर तो ये कॉपर के आयंस हैं, और अगर सल्फेट ही है या कोई और सॉल्ट नेगेटिव पोर्शन है तो ये क्लोराइड है अगर फॉर इंस्टेंस, तो इसमें क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट होंगे इस तरह से, और कॉपर के। तो इस तरह से पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये जो चार्ज जो कैटाइंस और एनाइंस की जहाँ पे भी कमी बेशी होगी उसको फिर ये जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है ये बैलेंस करेगा। वाटर में भी ऐड करते हैं, वाटर में भी चार्ज है, ये भी अपना एक रोल प्ले करेगा। फिर एसिड भी डाल देते हैं, यानी हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें H और SO4 के आयंस आपको मिलेंगे। यहाँ भी यही काम होगा कि जो आयनिक बैलेंस है वो स्टेबलाइज करेंगे ये जो चार्जेस यहाँ इसमें प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में। तो पानी और एसिड का मिक्सचर हम लेड एसिड बैटरीज़ में या एसिड बैटरीज़ में यूजुअली इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो फ़्लो ऑफ करंट है ये स्ट्रीमलाइंड हो। अब यहाँ से जो कॉपर है ये +2 के आयंस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर मेटल के तौर पर डिपॉजिट होते रहेंगे, और जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेड करके यहाँ Zn +2 में
सॉल्यूशन में गिरता चला जाएगा, और बाकी जो कमी बेशी चार्जेस की होगी वो ये बैलेंस करेंगे जो हमने जिस सॉल्यूशन में इनको डिस्पर्स किया हुआ है, जो यूजुअली इनके अपने ही मेटल के सॉल्ट्स होते हैं, या वाटर होता है या एसिड, या इन तीनों का मिक्सचर। तो इस तरह से फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ मेड पॉसिबल। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वन ऑफ द स्पीशी कंटिन्यूज टू लूज इलेक्ट्रॉन, अदर कंटिन्यूज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, and the circuit of electrical current is streamlined, mobilized unless and until one of the plate is accumulated, exhausted, यानी यूज़ अप हो जाएगी। डायमंड और ग्रेफाइट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो लेयरिंग का फ़र्क है। ये दोनों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हैं, ये याद रखिएगा, यानी कार्बन ही हैं, बस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट है, जिसकी वजह से करेक्टरिस्टिक भी differ होगा totally. They are allotropes of carbon. Diamond is a 3D packing of atoms along x, y and z planes. So there is a proper order, there is a proper symmetry, and when there is a proper order and there is a proper symmetry and organization, then there is no, that species cannot conduct electrical current. No electrical conductivity is possible in such species. तो यहाँ पे जब तक आप उसके क्रिस्टल लैटिस को तोड़वा नहीं पाएंगे उस टाइम तक चार्ज करंट पास नहीं होगा। ग्रेफाइट जो है यहाँ पे 2D सिमेट्री है, 3D नहीं है, ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इसलिए ये मेटल लाइक करैक्टर रखती है। और मेटल लाइक करैक्टर का मकसद ये है कि इसमें चार्ज सेपरेशन पॉसिबल है, इसकी लेयर्स के बीच में से करंट को गुजारा जा सकता है, चार्ज सेपरेशन इंड्यूस की जा सकती है और करंट के फ्लो को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। सो दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गो के दोनों कार्बन की पैकिंग है हेक्सागोनल, बोथ आर हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, रेगुलर, जिसे कहते हैं कि एक ये हेक्सागन है, ये कार्बन्स हैं कॉर्नर्स पे, ये इस तरह की पैकिंग है कि नेटवर्क फॉर्म होता है, कोवलेंट नेटवर्क है, एक जॉइंट स्ट्रक्चर है। तो दोनों हेक्सागोनल लेयरिंग ऑफ कार्बन्स हैं, यानी एक हेक्सागन है उसके साथ दूसरा हेक्सागन जो है वो जुड़ा हुआ है किसी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के नतीजे में, जिसको हम अमूमी तौर पर वॉन डेर वाल इंटरेक्शन कह देते हैं। तो ये हेक्सागोनल पैकिंग है। डायमंड में ये 3D है, ग्रेफाइट में ये 2 डायमेंशनल लेयरिंग है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, whereas a 3D structure with a regular symmetry and dimension across x, y and z plane is not going to conduct electricity unless and until you are able to break the crystal lattice and allow charge separation। उसके लिए लैटिस का टूटना ज़रूरी है। यहाँ पे लैटिस है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है आप चार्ज कंडक्ट करवा सकते हैं। इसको आप या तो मोल्टन स्टेट में ले जाएं या इसके सॉल्वेंट या सॉल्ट में डिज़ोल्व करवा के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें से पॉसिबल है, और इसको इलेक्ट्रोड के मटेरियल के तौर पर भी इसीलिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि इसमें से आप चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं।